हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर आजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन्स डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश। तो चलिए आज बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम सॉल्व करेंगे 2021 साल 2021 में बीवॉक वोकेशनल स्टडीज का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। ओके, क्योंकि ये काफी डिमांड में था इसलिए आज हमने सोचा कि चलो सबसे पहले हम लोग यही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा, और एक और बता दें कि इस पेपर का जो टाइटल है वो है जनरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है कैस्पेजेस आर इन्वॉल्व इन। हमने अपनी पिछली क्लास में ही बताया था कि कैस्पेजेस वो एंजाइम होते हैं जो कि किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे कैस्पेजेस आर इन्वॉल्व इन चार ऑप्शन दिए हुए हैं, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, अर्थरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन नंबर डी है हम लोगों का इन्फ्लेमेशन। आप लोग को मालूम है कि पहले दो प्रोसेस जो है वो सेल इंजुरी के बाद सेल डेथ के प्रोसेस है। तो हम लोग के कैस्पेजेस वो एंजाइम है जो कि एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और ये एपोप्टोसिस आप लोग मालूम है इसका दूसरा नाम होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जब हम लोग की बॉडी में कोई सेल इंजर्ड हो जाता है, किसी सेल में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो उसकी जब डेथ होती है जबकि वो अपने दूसरे आसपास के सेल्स में कोई परेशानी नहीं करता और बहुत ही प्रोग्रामिंग वे में वो सेल की डेथ होती है, उसको हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। और उस टाइम जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कैस्पेजेस। सो क्वेश्चन नंबर वन का जो राइट आंसर है वो है एपोप्टोसिस। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू इज क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर टू, बच्चों देखिए पढ़िए समझिए और नहीं समझ में आता है तो हम यहाँ पे बैठे हैं। ट्रू अबाउट एपोप्टोसिस आर ऑल एक्सेप्ट। बच्चों एक बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन आप लोग जब करेंगे सॉल्व तो पूरा पूरा देखिए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रू अबाउट एपोप्टोसिस। सभी कुछ ट्रू है एपोप्टोसिस के बारे में एक्सेप्ट, मतलब कि सब कुछ सही है एक्सेप्ट एक ऑप्शन के। ओके, तो आप लोग एंड तक पढ़िए, जल्दीबाजी में ये मत करिए कभी कि ट्रू अबाउट एपोप्टोसिस पढ़ लिया और फिर ऑप्शंस देखने लगे। नहीं, क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, ये चार जो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं वो अपोप्टोसिस के बारे में सही है लेकिन एक ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो क्या है ऑप्शन नंबर वन? पहला है इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट। क्या एपोप्टोसिस के टाइम सूजन और लाली आती है? क्या इन्फ्लेमेशन होता है? इन्फ्लेमेशन होता है एपोप्टोसिस में। दूसरा है क्रोमोसोमल ब्रेकेज, क्रोमोसोम क्या टूटता है एपोप्टोसिस में। तीसरा है क्लम्पिंग, जो हम लोग का न्यूक्लियस है क्या वो क्लम्प हो जाता है, क्लम्पिंग हो जाती है क्या उसमें। और चौथा ऑप्शन है सेल श्रिंकेज, क्या सेल श्रिंक कर जाता है एपोप्टोसिस में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एपोप्टोसिस के बारे में गलत है? बाकी सब सेंटेंसेस, सब जो ऑप्शंस हैं वो ठीक है। तो आप लोग ने पढ़ा होगा कि हम लोग के दो सेल डेथ के जो प्रोसेस होते हैं एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, उसमें नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होता है जबकि एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन नहीं होता। सो द राइट आंसर, सेकंड वाले का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट। तो इन्फ्लेमेशन एक्चुअली में नहीं होता है एपोप्टोसिस में। सो द राइट आंसर इज ए। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अपना दिमाग यहाँ पे हाजिर रखिए और खुशी खुशी क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉलमार्क ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। लास्ट वाली हम जो क्लास ली थी वो भी एमसीक्यू पर बेस्ड थी, तब बताया था हॉलमार्क का क्या मतलब होता है। हॉलमार्क का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट फीचर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। सबसे आपके में भी हर किसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, तो हॉलमार्क मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पैथोलॉजी में इन्फ्लेमेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और दूसरा होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, उसी उसी टाइम जो इन्फेक्शन हुआ, एकदम रीसेंट इन्फेक्शन, उसको कहते हैं हम लोग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। लेकिन अगर
आपने किसी कोई चोट लगी और बार बार उसके ऊपर चोट लग रही है, बार बार चोट लग रही है, सालों तक, महीनों तक, ठीक है, तो तब आ जाएगा हम लोग का क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और इन दोनों में अलग अलग इनके कैरेक्टर होते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन का अलग कैरेक्टर होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में अलग कैरेक्टर होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में सबसे ज्यादा देखा जाता है, दिखाई देता है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या न्यूट्रोफिल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो कि डब्ल्यूबीसी के वन ऑफ द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, एक टाइप का डब्ल्यूबीसी है। क्या वहां पे आपको कनेक्टिव टिश्यू दिखाई देंगे, क्या वहां पे आपको मैक्रोफेजेस दिखाई देंगे, या ऑप्शन नंबर डी है क्या आपको ग्रेन्युलोमा दिखाई देगा। तो इसमें राइट आंसर है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपको न्यूट्रोफिल्स दिखाई देंगे, जबकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आपको मैक्रोफाज दिखाई देंगे। ग्रेन्युलोमा आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में दिखाई देगा। और बच्चों क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को हम लोग ग्रेन्युलोमा इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं, क्योंकि वहां ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन, एक ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होता है जिसका स्ट्रक्चर आप लोग ने जब चैप्टर पढ़ा होगा तब आप लोगों ने देखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रोफिल्स। तो बच्चों कैसा फील हो रहा है, क्वेश्चन क्या टफ लग रहे हैं? नहीं 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 नहीं, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है भाई। आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोग को मालूम चलेगा कि क्वेश्चन टफ नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन पर है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 4? देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है ऑर्गन मस्ट वनरेबल टू इस्चीमिया। अच्छा, इस्चीमिया इज द शॉक इन ऑर्गन मस्ट वनरेबल टू इस्चेमिक शॉक। ठीक है, आप लोग देखिएगा कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक भी हुई है। ऑर्गन मस्ट वनरेबल टू इस्चेमिक शॉक, आप लोग को मालूम है शॉक्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के शॉक्स होते हैं। कार्डियोजेनिक मतलब शॉक्स का मतलब आप लोग को पता होगा, जब भी किसी सेल में या टिश्यू में ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, जब ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी तो क्या नहीं मिल पाएगा टिश्यू को? ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। दैट मीन्स की हाइपोक्सिया की सिचुएशन हो जाएगी। जब हाइपोक्सिया की सिचुएशन होगी तब उस सेल की डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम लोग इस्चेमिक शॉक कहते हैं, उसको हम लोग बेसिकली शॉक कहते हैं। शॉक अलग अलग टाइप का होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, ओके, सेप्सिस शॉक होता है। तो इसमें पूछा है अगर इस्चीमिया हो गया, कहीं पे ब्लड की सप्लाई बंद हो गई, ओके, और वहां पे ब्लड की सप्लाई बंद हो गई और जिसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, दैट मीन हाइपोक्सिया हो गया, तो कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा वनरेबल, मतलब कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा, सबसे ज्यादा उसके ऊपर असर पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर है हार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग देखिएगा राइट आंसर हार्ट है। अगर हार्ट में थोड़ी भी टाइम के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसमें सेल डेथ हो जाएगी। सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला, सबसे ज्यादा असर कौन से ऑर्गन पे हुआ? हार्ट होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर इसमें ब्रेन ऑप्शन होता तो आप लोग ब्रेन पे टिक मार्क करते, हार्ट पे टिक मार्क नहीं करते, क्योंकि अगर हार्ट और ब्रेन में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा इस्चेमिक, मतलब अगर वहां पे ब्लड की सप्लाई बंद हो गई जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिला तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड ब्रेन होता है। लेकिन इसमें बच्चों क्योंकि ब्रेन ऑप्शन नहीं है तो आप लोग का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रावेसेशन ऑफ द ब्लड इनटू द टिश्यू विद द रिजल्टिंग स्वेलिंग इज कॉल्ड। क्या मतलब हुआ? एक्सट्रावेसेशन मतलब होता है एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ द ब्लड। एक्सीडेंट, कोई एक एक्सीडेंट हुआ, कुछ चोट लगी जिसकी वजह से ब्लड बाहर आ गया, वेसल से बाहर आ गया, लीकेज हो गई। और लीकेज जब हुई तो आप लोग को मालूम है जब लीकेज होती है तो साथ साथ में एडिमा भी होता है। तो यहाँ पे ब्लड बाहर आ गया किसी एक्सीडेंट की वजह से, साथ में एडिमा भी हो गया, स्वेलिंग भी हो गई। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हिमेटोमा। ओके, तो राइट आंसर इज हिमेटोमा। एक्सीडेंटल ब्लड का बाहर आना, साथ में इडीमा, स्वेलिंग भी हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं हिमेटोमा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6? बच्चों ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड होते हैं। एक क्वेश्चन समझ में, अभी आप एक क्वेश्चन समझेंगे
हो सकता है उसी से रिलेटेड आगे कोई और क्वेश्चन भी दिखाई दे, इसलिए आप लोग प्लीज कोई भी वीडियो स्किप मत करिए, लाइक करिए और आप लोग इसको देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपके आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस अलग अलग सब्जेक्ट्स पे दिया जाएगा। डिटेल हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको डिस्क्राइब किया जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स लाने की पूरी कोशिश होगी। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट फेलियर सेल्स आर सीन इन। अगर आपका हार्ट फेल होता है, फॉर एग्जांपल आपका लेफ्ट, आपने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, अगर आपका हार्ट का लेफ्ट साइड का हार्ट फेल होता है, ओके, तब आप लोग देखोगे कि पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा। पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा और जो ब्लड है वो हार्ट से, जो प्योर ब्लड है वो हार्ट से पूरी बॉडी में पंप नहीं हो पाएगा, जबकि होना यही चाहिए कि लेफ्ट हार्ट में प्योर ब्लड आया, वो जो पूरी बॉडी में आपके ब्लड सप्लाई कर देगा। तो जब ब्लड सप्लाई कर देगा तो फॉर एग्जांपल अगर हार्ट का लेफ्ट हैंड साइड का जो एरिया का जो पार्ट है वो अगर फेल होता है, वो अगर फेल होता है तो तब आप ये बताइए कि आपके हार्ट फेलियर सेल्स कहाँ दिखाई देंगे। तो आपको द राइट आंसर इज हार्ट फेलियर सेल्स आप लोगों को लंग्स में दिखाई देंगे, क्योंकि हार्ट जो है वो प्योर ब्लड बॉडी में सप्लाई करने के बजाय वापस लंग्स में ले जाएगा। ओके, तो सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लंग्स। चलिए ठीक है, हार्ट फेलियर सेल्स आर सीन इन लंग्स। ओके, जिसने भी डिस्क्रिप्शन कंजेशन एंड ये जब हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स को ठीक से पढ़ा होगा वो आराम से ये आंसर कर सकता है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज लंग्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एग्जाम्स पास में है, बस कुछ ही दिन के बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, बिल्कुल पढ़ाई में लग जाइए और दुनिया को फतेह कर लीजिए। ओके, एक दिन आएगा कि आपकी अपनी पूरी लेबोरेटरी होगी और आप उस लैब के, उस बड़ी सी लैब के इंचार्ज होंगे। ये आपका सपना होगा, ये आपका सपना है और हम भी आप लोगों के लिए यही सपना देखते हैं कि आप लोग बहुत ही सक्सेसफुल रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सेल इज अनेबल टू फैगोसाइटोस। ओके, इम्यून सेल्स कौन कौन से होते हैं, WBC के सेल्स, व्हाइट ब्लड WBC के जो में जो सेल्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम, मतलब कि हम लोग की बॉडी, जब हम लोग की बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजन घुस जाता है तो उससे फाइट करने के लिए कौन से सेल्स होते हैं, वो हम लोग के WBC सेल्स होते हैं, उनको हम लोग इम्यून सेल्स कहते हैं। कौन कौन से हैं, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स। ओके, तो इनमें से कौन सा सेल है जो फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाता, मतलब गैलॉप करके किसी पैथोजन को नहीं खा पाता, दैट इज फैगो, उसी को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। आप लोग ने जब पढ़ा होगा तो फैगोसाइटोसिस गैलॉप करके जो जो खा जाता है जो इम्यून सेल्स, तो वो कौन सा ऐसा इम्यून सेल है जो फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाता। न्यूट्रोफिल्स नहीं, वो कर लेता है, मोनोसाइट्स भी कर लेता है, मैक्रोफाज भी कर लेता है। सो द राइट ऑप्शन इज टी सेल। टी सेल जो है वो पैथोजन को दूसरे तरीके से किल करता है, वो फैगोसाइटोसिस नहीं करता। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 8वें क्वेश्चन की तरफ भैया। तो ये आता है आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। चलिए जी पढ़ते जाइए। अगर आपने पैथोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। रॉबिन्स सबसे अच्छी बुक है जो कि MBBS के स्टूडेंट्स को भी प्रेस्क्राइब की जाती है और आप लोगों के लिए भी रॉबिन्स है। ओके, बहुत अच्छी, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे डायग्राम्स उसमें दिए हुए हैं, उसको पढ़िए और उसमें से फुल ऑन अपनी अपनी जो नॉलेज है वो गेन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है। इन स्टारवेशन मतलब कि भूखे रह गए भाई, आज तो मम्मा ने खाना ही नहीं दिया। इन स्टारवेशन, भूखे हैं, सुबह से भूखे हैं, बॉडी में खाना नहीं है। फर्स्ट न्यूट्रिएंट टू बी डिप्लीटेड इन द बॉडी, कौन सा न्यूट्रिएंट होगा जो बॉडी में सबसे पहले खत्म होता है।
ओके। भूख, जब आप पूरे दिन सुबह से रात तक भूखे हैं तो सबसे पहले कौन सा न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में से खत्म होगा? ऑप्शन नंबर ए फैट, बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड डी ऑप्शन इज विटामिन। तो बच्चों सबसे पहले आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा। आप लोग को मालूम है कि जब भी आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हो, चीनी, चावल, आलू, भाई बड़े मजे के लगते हैं। जब आप खाते हो तो पेट भर जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाता है, जबकि फैट भी बॉडी में स्टोर होता है। लेकिन सबसे पहले आपकी बॉडी में आप जब भूखे होते हो, स्टार्व करते हो, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है। और जब स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट जो आपकी बॉडी में जमा हुआ कार्बोहाइड्रेट है वो जब खत्म हो जाता है तब नंबर आता है फैट का। ओके, लेकिन इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। चलिए जी बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन देखिए काफी है, तो जितना हम लोग का अभी होगा उतना होगा। अगला हम लोग फिर अगली जो हम लोग की वीडियो है उसमें कवर करेंगे। कोशिश करते हैं सारे क्वेश्चन इसी में कवर करने की। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है इडीमा। इडीमा जिसको हम लोग सूजन कहते हैं। ओके, इडीमा में बी कॉज्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आप लोग ने पढ़ा होगा एडिमा कौन कौन से रीजन से हम लोग की बॉडी में एडिमा होता है। ओके, हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स इस वाले टॉपिक के अंडर हम लोग एडिमा पढ़ते हैं। तो एडिमा किस किस रीजन से होता है? एक्सेप्ट, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक्सेप्ट बेटा, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, अदरवाइज तो आपको बनता होगा क्वेश्चन, लेकिन आप क्वेश्चन को देखने में चूक जाओगे और क्वेश्चन कर दोगे गलत। चलो ठीक है। इडीमा में बी कॉज्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इडीमा हर किसी से हो सकता है एक्सेप्ट। तो क्या इडीमा? ऑप्शन नंबर ए है एन इंक्रीज इन प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन। अगर प्लाज्मा में आप लोग को मालूम है एल्बुमिन प्रोटीन होती है, अगर उस एल्बुमिन प्रोटीन को बढ़ा दिया जाए, उसका कंसंट्रेशन, उसका उसका अमाउंट बढ़ा दिया जाए तो क्या एडिमा होगा? लेकिन जो हम लोग को मालूम है जो एल्बुमिन होता है वो तो प्लाज्मा को अपनी तरफ अंदर खींचता है। ओके, तो इससे क्या इससे प्लाज्मा होगा, इससे एडिमा होगा? दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर हम लोग कैपिलरी में जो फ्लूइड बह रहा है, जो प्लाज्मा बह रहा है, उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, कैपिलरी से बाहर चला जाएगा और इससे इडीमा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है एन इंक्रीज द कैपिलरी परमिएबिलिटी। देखिए यहाँ पे आप लोग को जो स्पेलिंग है वो परमिएबिलिटी की गलत दिखाई दे रही है। ये कुछ मिस्टेक है यहाँ पर। अगर हम लोग आप लोग कोई कैपिलरी जो है, कैपिलरी की परमिएबिलिटी मतलब कैपिलरी में छेद हो गए छोटे छोटे और प्लाज्मा बाहर निकल के चला गया, कैपिलरी के टिश्यू के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, तब भी एडिमा होगा क्योंकि जो प्लाज्मा है वो बाहर निकल के आ गया। चौथा ऑप्शन है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। आप लोग को मालूम है कि प्लाज्मा बहरा होता है, ब्लड बहरा होता है, वो अपना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट टिश्यू को देने के लिए बाहर निकलता है, फिर वो वापस जो है वो ड्रेन होके अंदर कैपिलरीज में आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा जो प्लाज्मा है वो 100% प्लाज्मा वापस ड्रेन नहीं हो पाता कैपिलरीज में। जो 10% जो बचा हुआ है वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वापस आता है। लेकिन अगर लिम्फेटिक सिस्टम ही खराब हो जाए तब वहां पे एडिमा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में, डी जो है बी, सी और डी ये ऑप्शंस नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए एडिमा जो है प्लाज्मा में प्रोटीन के कंसंट्रेशन के बढ़ने से, अगर एल्बुमिन बढ़ा दिया जाए तब एडिमा नहीं होता। ओके, बाकी तीनों ऑप्शंस जितने दिए हुए हैं वो सब एडिमा के कारण हैं। ये वजह है कि एडिमा हो सकता है। चाहे कैपिलरी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए तब भी एडिमा देखने को मिलेगा आप लोग को, कैपिलरी का परमेबिलिटी बढ़ जाए तब भी एडिमा देखने को मिलेगा, और अगर लिम्फेटिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तब भी आप लोग को एडिमा देखने को मिलेगा। एडिमा कब देखने को नहीं मिलेगा? जबकि प्लाज्मा में प्रोटीन एल्बुमिन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाएगा तब आप लोगों को एडिमा देखने को नहीं मिलेगा। तो एडिमा में इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बच्चों सब ध्यान में रखना, कंसेप्ट क्लियर रखो, सब समझ में आएगा।
चलिए जी, अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जी, फिर आ गया हम लोगों का इन्फ्लेमेशन चैप्टर पे क्वेश्चन। ओके, चलिए, हमने बताया इन्फ्लेमेशन दो टाइप के होते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई चोट लगी, ठीक है, चोट लग के आप लोग की वो ठीक होगी। ओके, बॉडी आपकी बहुत स्वस्थ है भाई, हमें बाहर से कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटी मोटी चोट है, सब ठीक हो जाएगी। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब होता है चोट लगने के बाद, तो एक के बाद एक कौन सा प्रोसेस होता है, सारे प्रोसेस एक साथ नहीं होते, एक के बाद एक प्रोसेस होता है। तो अब आपको ये बताना है सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, और फिर क्या होता है, और फिर क्या होता है। ओके, जब हम लोग की बॉडी में, जब हम लोग का कोई वेसल टूट जाती है, कब कोई वेसल जो है आप लोगों की उसमें चोट लग गई, तो क्या होगा बच्चों। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोगों का होगा बहुत थोड़ी टाइम के लिए वैसो, देखिए यहाँ पे दोबारा से कॉन्स्ट्रिक्शन की स्पेलिंग गलत लिखी है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब कि आपकी वेसल सबसे पहले सिकुड़ेंगी थोड़ी देर के लिए। क्यों सिकुड़ेंगे भाई, बॉडी हम लोग की बहुत स्मार्ट है, वो ब्लड ताकि बाहर ना जाए। ओके, ब्लड हम लोगों का बाहर निकलना तो बंद हो सबसे पहले, तो वो अपने आप को सिकोड़ लेगी। तो सबसे पहले ट्रांजिएंट मतलब बहुत थोड़ी देर के लिए वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, मतलब सिकुड़ जाएंगी। तो सबसे पहले जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा, कोई चोट लगेगी या हम लोग के कोई इन्फ्लेमेशन होगा या बैक्टीरिया अटैक करेगा या कोई पैथोजन अटैक करेगा, तो सबसे पहले आपकी जो वेसल्स हैं वो बहुत थोड़ी देर के लिए वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा वो आएगा आपको वैसो डायलेशन। उसके बाद हिस्टामिन रिलीज होगा और वैसो अब क्या होगा, वो जो वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी। ओके, फैल जाएंगी। अब अगर कोई भी वेसल पतली थी वो चौड़ी हो जाएगी, ठीक है, वैसो डायलेट, वो फैल जाएंगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, थर्ड नंबर होगा, जब वो फैल जाएंगी तो उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो परमिएबल, मतलब उसमें जो छेद हो जाएंगे, उस वेसल्स में छेद हो जाएंगे, उसकी परमेबिलिटी जो है वो, मतलब वो ज्यादा छन्नीदार टाइप की हो जाएगी, इंक्रीज्ड परमेबिलिटी हो जाएगी उसमें। ओके, सबसे पहले वो सिकुड़ेगी, फिर वो फैलेगी, फिर उसमें छेद जो है वो बढ़ जाएंगे, उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा बच्चों कि ब्लड जो है वो वहां पे धीरे धीरे बहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल पाइप अगर पतला है तो उसमें से पानी तेज से बहता है, लेकिन पाइप मोटा हो गया तो उसमें से पानी धीरे से बहेगा, तो वहां पर ब्लड जो है वो धीरे, उसका जो फ्लो है कम हो जाएगा और वो वहां रुक सा जाएगा। और उसके बाद लास्ट स्टेप जो होगा वहां पे न्यूट्रोफिल, क्योंकि अब आपका जो पैथोजन है वो तो आपके वेसल्स के बाहर है, उसको डिस्ट्रॉय, उसको मारने के लिए, है ना, वो दुश्मन बाहर बैठा हुआ है, वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स के बाहर बैठा हुआ है, उस दुश्मन को मारने के लिए डब्ल्यूबीसी चाहिए, व्हाइट ब्लड चाहिए। ये व्हाइट ब्लड कहाँ, ब्लड सेल्स कहाँ बह रहे हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स आपके वेसल्स के अंदर बह रहे हैं, ये इनको बाहर निकल के जाना है उनको मारने के लिए। तब फिर न्यूट्रोफिल जाएगा और धुआं निकल के जाएगा वेसल्स के बाहर और उस पैरासाइट को या जो भी पैथोजन है उसको मार देगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। पहला जो जो सबसे पहला स्टेप है इन्फ्लेमेशन होने के बाद, पहला स्टेप होगा वैसो कंस्ट्रिक्शन, दूसरा होगा वैसो डायलिटेशन, तीसरा होगा, तीसरा जो स्टेप होगा वो है आपका स्टेटस ऑफ द ब्लड। उसके बाद होगा, सॉरी बच्चा, थर्ड जो आपका स्टेप होगा वो है इंक्रीज परमेबिलिटी। फोर्थ जो स्टेप होगा, प्रोसेस होगा, वो होगा स्टेटस ऑफ ब्लड। और सबसे लास्ट में आपका आएगा न्यूट्रोफिल एक्युमुलेशन। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका बेसिक समझने की कोशिश करिए। जब भी कोई बॉडी में कोई बैक्टीरिया आएगा, घुसेगा, तो वेसल से डब्ल्यूबीसी को, ब्लड वेसल से डब्ल्यूबीसी को बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए ब्लड वेसल क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आप को सिकोड़ेंगे, फिर अपने आप को फैलाएंगे, फिर उसमें वेसल्स को छन्नीदार बनाएंगे। ओके, जब छन्नीदार बन जाएगा तो ब्लड का फ्लो धीरे हो जाएगा। उसके बाद फिर न्यूट्रोफिल उन छन्नी से निकल के बाहर जाके टिश्यू में उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे।
ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, आप लोग ने समझा होगा। अगर बेसिक क्लियर रखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके बच्चों, चलिए, थके तो नहीं? चलिए, कोई बात नहीं, थकना नहीं है। सब आप लोग यंग और बिल्कुल वाइब्रेंट बच्चे हैं। आई होप कोई नहीं थकेगा। जब मैम नहीं थकी तो बच्चे कैसे थक सकते हैं? चलिए जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्डहुड डिसऑर्डर इंप्रूव्स विद इंक्रीज इन एज? ओ हो, ये क्वेश्चन तो बहुत मजे का क्वेश्चन लग रहा है भाई हमको। पूछा गया है कि बचपन का ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है, कौन सा प्रॉब्लम है जो बड़े होकर जो होता है वो बढ़ जाता है। नहीं, सॉरी, इन विच इंप्रूव्स विद इंक्रीज इन एज। बचपन की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सा डिसऑर्डर है जो ठीक हो जाता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं? तो भाई बताइए, आपकी कौन सी प्रॉब्लम थी ऐसी सब बच्चों की, जो कि चाइल्डहुड में तो थी लेकिन बड़े होकर वो ठीक हो गई? कंडक्ट डिसऑर्डर। आप क्या बदतमीज थे? इमोशनल प्रॉब्लम। ओहो, इमोशनल थे क्या आप बचपन में? अब आप नहीं रहे। टेम्पर टैंट्रम, आप बहुत टैंट्रम दिखाते थे, मम्मा पापा को परेशान करते थे। या स्लीप डिसऑर्डर, आपको बचपन में नींद नहीं आती थी और अब आने लगी। भाई इस क्वेश्चन से तो हम राजी नहीं है। भाई इसमें तो क्या कह सकते हैं, बचपन में कोई बच्चा कैसा होता है, बड़े होके कैसा हो जाता है। चलिए, तो इसका आंसर ऐसा कौन सी चाइल्डहुड डिसऑर्डर है जो बड़े होकर ठीक हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है बड़े होकर एज के साथ साथ? तो हम कहेंगे भैया टेम्पर टेंट्रम। शायद आप लोग नहीं करते कि मम्मा हमें ये चाहिए, पापा हमें वो चाहिए। तो चलिए हम लोग इस पे मार देते हैं टिक, ऑप्शन नंबर 3 पर। टेम्पर टेंट्रम, हम लोग टेंट्रम नहीं दिखाते। टेम्पर मतलब कि आप गुस्सा नहीं दिखाते। गुस्सा तो शायद बड़े बच्चे भी दिखाते हैं, आप लोग भी दिखाते होंगे पापा पे मामा पे शायद, लेकिन फिर भी समझदार हो जाते हैं बच्चे बड़े होकर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द, कह सकते हैं, राइट आंसर। बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे हिसाब से बड़ा डाइसी है। चलिए जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके जी बच्चों, रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। विच टाइप ऑफ सेल इंक्रीजेस बाय स्टेरॉइड्स? अगर आप लोग बाहर से स्टेरॉइड्स लेते हैं तो आपकी बॉडी में कौन से सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे? आरबीसी। ये देखिए, फिर से स्पेलिंग मिस्टेक। कॉसिनोफिल्स कुछ नहीं होता भाई, इसनोफिल्स होना चाहिए। इसनोफिल्स जो कि डब्ल्यूबीसी होता है। मोनोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स? ओके बच्चों, तो राइट आंसर है इसका न्यूट्रोफिल्स। ओके, क्योंकि स्टेरॉइड जो होता है वो बोन मैरो में से न्यूट्रोफिल्स निकालता है। अगर कोई स्टेरॉइड थेरेपी पे है तो उसका न्यूट्रोफिल्स बॉडी में बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि स्टेरॉइड जो है वो बोन मैरो में से न्यूट्रोफिल्स, जो कि एक तरह का डब्ल्यूबीसी है, वो निकालते हैं। चलिए जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 फिर लंबा है और इसको ध्यान से देखिए। रिगार्डिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में कौन सा सेंटेंस झूठ बोल रहा है भाई? कौन सा सेंटेंस झूठ बोल रहा है? हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि दो टाइप के इन्फ्लेमेशन होते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। दो टाइप के होते हैं। एक्यूट मतलब चोट आपको उसी टाइम लगी है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मतलब बहुत दिन से कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, दिन महीने साल पिए जा रहा है, लंग्स बेचारे के खराब हो गए। ओके, उसको कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, मान लीजिए कोई आपने कुछ खा लिया जिससे कि बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर चला गया। फॉर एग्जांपल, आपको टॉन्सिल्स हो गए, गले में बहुत सारे लोगों के टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। और इन्फ्लेम मतलब कि सूज जाते हैं, उनमें दर्द होता है। तो टॉन्सिलाइटिस जैसे फॉर एग्जांपल वो है आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन का उदाहरण। जबकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का उदाहरण है बहुत दिन तक कोई सिगरेट या अल्कोहल पी रहा है, शराब पी रहा है, तो उसका लीवर खराब हो गया। तो कौन सा सेंटेंस इसमें से ऐसा सेंटेंस है जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में गलत है? इट इज एसोसिएटेड विद द परसिस्टेंट इन्फेक्शन। भाई परसिस्टेंट इन्फेक्शन मतलब कि परसिस्टेंट मतलब लगातार कहीं पे इन्फेक्शन हुए जा रहा है। ओके, तो भाई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब ही वो है कि लगातार परसिस्टेंट मतलब लगातार इन्फेक्शन हुए ही जा रहा है। ओके, तो ये सेंटेंस तो करेक्ट है। इट प्राइमरली इन्वॉल्व द टिश्यू डिस्ट्रक्शन। क्या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में टिश्यू डिस्ट्रक्शन प्राइमरी होता है? पहला, दूसरा ऑप्शन ये है।
तीसरा ऑप्शन है। इट कैन बी कॉज बाय एक्सपोजर टू टॉक्सिक एजेंट, मतलब एक्सपोजर, अगर हम लोग किसी टिश्यू को एक्सपोज कर देते हैं, उसके ऊपर छोड़ देते हैं टॉक्सिक एजेंट, लगातार हम लोग टॉक्सिक एजेंट छोड़ रहे हैं, तब क्या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। टॉक्सिक एजेंट क्या है, मतलब जो जहरीला पदार्थ, फॉर एग्जांपल सिगरेट, सिगरेट भी जहरीली होती है, शराब, शराब भी जहरीला होता है, या कोई बैक्टीरिया का लगातार किसी ऑर्गन पे अटैक करना, वो भी टॉक्सिक एजेंट है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या लगातार टॉक्सिक एजेंट के छोड़े जाने की वजह से होता है। इट इन्वॉल्व द मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल। अब आप लोग ये पूछोगे मोनोन्यूक्लियर, बेटा आप लोगों ने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स, वो मल्टी लोब्ड होता है, उसके अंदर, उनके अंदर जो न्यूक्लियस आप लोग देखोगे तो बहुत सारे 2 या 3 आपको उसमें न्यूक्लियस दिखाई देंगे, मल्टी न्यूक्लियर होता है। जबकि जो आप लोग जो मोनोन्यूक्लियर जो सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के, वो अलग होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलता है वहां पे। आप लोग ने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अगर देखा होगा, पढ़ा होगा ठीक से, तो आपको आप लोग ने देखा होगा, यस, वहां पर हम लोग को मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे, जबकि हम लोगों को जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वहां पे न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। ओके, ये सेंटेंस तो करेक्ट है, फॉल्स नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, क्योंकि वो टॉक्सिक एजेंट के एक्सपोज होने की वजह से ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, क्योंकि अगर किसी टिश्यू में लगातार इंफेक्शन हो तब भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका नियरली करेक्ट आंसर है। इट प्राइमरली इन्वॉल्व टिश्यू डिस्ट्रक्शन। जबकि आप लोग ये सोच रहे होगे भाई क्या वहां पे टिश्यू का डिस्ट्रक्शन, क्या वहां पे टिश्यू नहीं मरता, नहीं वहां पे मरता है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरली रिगार्डिंग, तो इसमें अगर चारों में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढेंगे अगर हम लोग, ठीक है, चारों में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑल्दो ये कहना सही सही होगा कि वहां पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन अगर आप इन चारों में देखोगे तो जो मोस्ट करेक्ट आंसर है बी है। क्योंकि बच्चों आप लोग देखो, आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान देना कि कभी कभी चारों के चारों ऑप्शन सही मिलेंगे, आप लोग को उन चारों में सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर ढूंढना होगा। ओके, तो इसमें से सबसे करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक। चलिए बच्चा, अब हम लोग यहाँ बंद करते हैं और हम कंटिन्यू करेंगे आप अपनी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आगे के क्वेश्चंस। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चा, बाय बाय।